हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जनवरी 2024 जिसमें आज हम लोग सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सीटेट जनवरी 2024 के रिगार्डिंग जो एक दो वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जाके देखें। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग सबसे पहले एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो विकास का कौन सा क्षेत्र है जो स्वनियमन, प्रदर्शन और भावनाओं मतलब इमोशन को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं पर बात करता है। तो इमोशन से रिलेटेड कौन हो जाएगा? जैसे यहाँ पे संवेगात्मक है, नैतिक है, शारीरिक है, गत्यात्मक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि संवेग आपका राइट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका सेकंड नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका विकास के बारे में बिल्कुल सटीक है, सही है। फर्स्ट है आपका, विकास पूरी तरह से अनिश्चित है। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकास जो है पूरी तरह से अनिश्चित है, हालांकि ऐसा नहीं है, वो निश्चित भी है। ये पूरी तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है, इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में कि विकास अत्यधिक अनिरंतर है, ये भी गलत हो जाएगा। अत्यधिक अनिरंतर है, इसलिए सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा ऑप्शन पे, व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, हर एक व्यक्तियों में जो विकास की जो दरें होती है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सटीक जवाब है। उसके बाद है आगे आपका, आनुवंशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है आनुवंशिकता और वातावरण के बारे में बताना है कि ये दोनों जो है विकास पर जो है प्रभाव के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। फर्स्ट है, आनुवंशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल, देखिए केवल लगा हुआ, ये ऑप्शन हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही केवल लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए इसमें भी केवल लगा हुआ है तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि जिसमें केवल आप लोगों को केवल वर्ड दिखे वो निगेटिव टैग वर्ड के जैसा काम करता है, वो ऑप्शन गलत ही हो जाता है। उसके बाद है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 4, आनुवंशिकता और वातावरण जो है दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद आगे आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? तो जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास दिए है तो वह टोटल कितना है, 4 है। तो 4 है, तो उनमें से आपको बताना है कि पहला जो है, फर्स्ट जो है मतलब कि स्टेज कौन सा है? तो आपका संवेदी गौमक आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला है आपका संवेदी गौमक, सेकेंड आपका हो गया क्या, पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद तीसरा क्या हो गया आपका, मूर्त संक्रियात्मक। उसके बाद चौथा क्या हो गया आपका, अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक। इस तरह से आपका जो है 4 है। फर्स्ट हो गया आपका क्या, संवेदी गौमक, सेकेंड हो गया पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक और चौथा हो गया औपचारिक संक्रियात्मक। तो इस तरह से यहाँ पे 4 जो है आपका जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे जी के द्वारा दिए गए हैं। तो इनमें से यहाँ पे पूछा गया था कि फर्स्ट चरण कौन सा है, तो आपका संवेदी गौमक ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सा जो है कथन सही है। फर्स्ट है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। उसके बाद है, जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। देखिए पूर्व संक्रियात्मक में इसमें जो बच्चे सक्षम नहीं होते हैं, जैसे बहुत ही अच्छे तरह से यदि थिंकिंग वो करना यदि शुरू कर देते हैं, शुरू करते हैं आपका मूर्त संक्रियात्मक में, बट वह बच्चे जो है बहुत ही अच्छे ढंग से जो है किसी भी चीज़ पर थिंकिंग अमूर्त
थिंकिंग जो करते हैं, चिंतन करते हैं, वो औपचारिक संक्रियात्मक में करते हैं, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में किसी तरह का परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क करना, इसमें बच्चे सक्षम नहीं होते, ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट वाला भी है वो भी आपका जो बिल्कुल गलत ही होगा। उसके बाद है चौथा में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो जीन पियाजे का जो आपका जो है सेकेंड वाला जो चरण है आपका पूर्व संक्रियात्मक, उसमें जो है बच्चे जैसे बड़े और छोटे, जैसे 2 गिलास में आपका पानी है, एक लंबा है एक चौड़ा गिलास है, तो बच्चे उसमें जो है फर्क करना नहीं पाते हैं कि किसमें अधिक पानी होगा। किसी भी चीज़ को छोटे से बड़े में सजाना है उसमें बच्चे जो है कर नहीं पाते। लेकिन जो पूर्व संक्रियात्मक के बाद जो तीसरा आपका चरण आता है मूर्त संक्रियात्मक, इसमें बच्चे किसी भी चीज़ का वर्गीकरण या क्रमबद्धता अच्छी तरह से मतलब उसमें ज्ञान आ जाता है। तो यह कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता को क्या करते हैं, समझ पाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार वह नैतिक तर्क किस स्तर पर है? तो देखिए पुरस्कार वाली बात है, पुरस्कार पाना, बच्चे जब छोटे होते हैं तो वह मतलब कि उससे यदि है कोई काम कराना हो उससे, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि बाबू तुम यह काम कर दो, तुम्हें जो है रुपया देंगे या कुछ मतलब कि प्राइज वगैरह देंगे। तो बच्चे जो उस लालच में भी कर लेते हैं या कभी डर के मारे से चीज़ों को करने पड़ते हैं। तो यह जो है कौन सा मतलब कि यह स्तर है आपको बताना है। तो टोटल जो है आप लोग का जो है लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है टोटल 6 चरण दिए थे, उस 6 चरणों को मुख्य जो है 3 चरणों में उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। तो यहाँ पे आपका जो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, लेव वागोत्स्की ने बच्चों के विचारों को चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? तो अनिल जो है कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल मतलब कि कर रहा है जिससे वो अपने माता पिता से कुछ पुरस्कार पा सके। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार जो है नैतिक तर्क के किस स्तर पर है? जो वह पुरस्कार पा सके अपने माता पिता से, तो पुरस्कार पाने वाली बात जो है ये लगभग छोटे बच्चे में ही इस तरह की भावनाएं होती है। तो ये जो फर्स्ट जो इसका जो चरण है, स्तर है, ये जो है पूर्व परंपरागत आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 6 चरण था, इन 6 चरणों को लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब ने क्या किया कि टोटल मुख्य जो है 3 चरणों में इनको डिवाइड किया था। तो पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, पूर्व परंपरागत जो नैतिक सिद्धांत है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद लेव वागोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? तो आपको बताना है कि जो लेव वागोत्स्की साहब है बच्चों के विचारों के विकास में निम्न यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से किसे जो है मुख्य भूमिका के तौर पे उन्होंने देखा है? तो यहाँ पे फर्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया। तो यहाँ पे देखिए सामाजिक अंतःक्रिया फर्स्ट में है आपका सामाजिक अंतःक्रिया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेव वागोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया को जो है सबसे अधिक मतलब कि वह माना है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा कथन लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन जो है मतलब कौन सा कथन जो है बिल्कुल उसके जो सिद्धांत के अनुसार नहीं है। पहला है चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, ये गलत बात है। चर्चा और वैचारिक जो बहस होती है वो अधिगम में कभी भी बाधक नहीं पहुंचाता, इस तरह से पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देखिए संकेत और इशारा जो अधिगम में बिल्कुल बढ़ावा देता है, ये भी जो है बिल्कुल मतलब कि सही है यहाँ पे। उसके बाद है निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रिता का प्रतीक है। उसके बाद अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये आपका जो है निगेटिव का निगेटिव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये जो सक्रिय होता है लेकिन यहाँ पे निष्क्रिय दिया गया इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो नहीं का ऑप्शन नहीं का जो जवाब है नहीं में ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद है अपने स्कूल की प्रथाओं के व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से बदलाव को चुनेंगे। पहला है कि लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानविकृत पाठ्यक्रम अपनाना। देखिए, मानविकृत पाठ्यक्रम को अपनाना ये कदापि नहीं होगा। उसके बाद अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित को अपनाना ये भी गलत हो जाएगा। रचनात्मक आकलन के बजाय योगात्मक ये भी नहीं होगा। कंठस्थ स्मरण के बजाय खोजी अधिगम, बिल्कुल सही बात है ऑप्शन नंबर 4। जहाँ पर याद करने वाली बात है वहाँ पे हम लोग खोजी अधिगम मतलब कि रिसर्च वाली चीज़ों को हम लोग ज़्यादा उस पर बल देंगे, जोर देंगे, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन नंबर 4। तो आप लोग को पहले भी बताया गया कि जहाँ पर खोजी, अन्वेषण, रिसर्च वाली बात दिखे तो वो ऑप्शन आपका सही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद है आगे आपका, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादे, प्रेरणा, स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? जब बच्चे दूसरी की मनोदशा, प्रेरणा, उस चीज़ों को जब समझ पाते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह जो आपका अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहलाता है। जब बच्चे दूसरों की मनोदशा, भावनाओं को समझ पाते हैं तो वह हो गया अंतर्व्यक्तित्व। जब खुद का मतलब कि वह मनोदशा हो गया, भावना हो गया, इमोशन हो गया, जब समझता है तो वह अंतःव्यक्तित्व होता है। जब दूसरों को समझता है तो अंतर्व्यक्तित्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती है। तो आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार वे क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित या प्रतिलोमित किया जाता है तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, संक्रियाएं आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियों कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे किस चीज़ को दर्शा रहा? तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शा रहा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में निम्न में से क्या सही है? फर्स्ट है, सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। उसके बाद है, अधिगम वरीयताओं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। ये तो गलत हो जाएगा कि प्रभावित नहीं होती है। उसके बाद आगे है आपका, मानविकृत पाठचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। ये भी गलत हो जाएगा। उसमें जो है मानविकृत पाठचर्या में कभी भी जो है व्यापक रूप से उसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूर्ति नहीं करता। बिल्कुल मतलब कि सही बात यहाँ पे बोला जा रहा है। जो अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होता है वह विद्यार्थियों की अधिगम वरीयता की व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है उसको जो है कभी भी पूरा नहीं करता है। ये जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। वह विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से इरम डैश मूल्यांकन का अभ्यास करती है। तो इस तरह का जो मूल्यांकन कर रही है तो वह कौन सा मूल्यांकन होगा? योगात्मक, संरचनात्मक, अनम्य या अनिरंतर? तो आपका संरचनात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग आप लोगों को जब भी ऑप्शन में संरचनात्मक आप लोगों को दिखे तो वह ज़्यादा सही ही होता है। उसके बाद आगे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहाँ तो समालोचनात्मक चिंतन का बढ़ावा मिल सके। इसके लिए जो अध्यापिका को किस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट है, विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका देखिए मिल रहा है कि विद्यार्थी जो है संभाव्य जो परिकल्पनाएं होता है उसको जो निरूपित कर सके, इमेजिंग कर सके, किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग कर सके, तर्क कर सके। तो इस तरह का माहौल जो है मतलब एक शिक्षक या शिक्षिका को कक्ष में बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
तो एक ऐसा समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से होने वाले विद्यार्थी, मतलब समावेशन उसमें स्थापित करना है जिसमें कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक परिवेश के विद्यार्थी वहाँ पे आ रहे हैं। तो उसमें जो सफल रूप से समावेशित किया जा सके, निम्न में से किसे बढ़ावा देना चाहिए। तो इसके लिए जो हमें विविधता के प्रति सम्मान और जो है लचीला जो है पाठ्यक्रम, इन दोनों को अपनाना पड़ेगा, तभी समावेशन वहाँ पर स्थापित हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4, तो ये 1 और 4 किस में, ऑप्शन नंबर 4 पे है। तो विविधता के प्रति सम्मान और लचीला पाठ्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे आपका गति समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो गति से संबंधित है, तो ये आपका जो है शारीरिक सामंजस्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है एक समावेशित कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे जो है बचना चाहिए। तो बच्चे जो है दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उसमें समावेशन स्थापित करना है, तो किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए या किस चीज़ से बचना चाहिए। पहला है कि फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में और कक्षा व्यवस्था में जल्दी परिवर्तन करना। बिल्कुल देखिए यहाँ पे सही बोला जा रहा है। मान के चले कि दृष्टिबाधित बच्चा है, कक्ष में वो डेली पढ़ने के लिए आता है, उसे पता है कि आज जो है कुर्सी, मतलब कि कुर्सी यहाँ पे रहता है डेली, उसके बाद जो है टेबल डेली यहाँ पे रहता है, तो उससे जो है अनुभव आ जाता है। यदि उसी चीज़ को जो है डेली इधर उधर करे, बेंच को इधर लगा दे, कुर्सी को उधर रख दे, टेबल को उधर रख दे, तो वो बच्चे को क्या हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना चाहिए, इसमें जो है ज़्यादा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1, इससे जो है हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब कि बचना चाहिए, तभी उस जो है दृष्टिबाधित बच्चे में समावेशन स्थापित हो पाएगा। उसके बाद है स्वालीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है। तो स्वालीनता से जूझते विद्यार्थी में कौन सा कथन सही है, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तरीय संवेदनशीलता पाई जाती है। तो जो आम लोगों की जो संवेदनशीलता होती है उसके मतलब कि सापेक्ष यदि देखा जाए तो उसमें जो है बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता होती है। तो इस तरह से जो भी बच्चे स्वालीनता से ग्रसित होते हैं उसमें जो संवेदिका सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता, मतलब इनमें से बताना कि गॉड गिफ्टेड जो टैलेंटेड होते हैं स्टूडेंट, उसकी कौन सी विशेषता आपको बताना है। पहला कि आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति, ये गलत हो जाएगा। कभी भी गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते, प्रतिभाशाली बच्चे हुए, आसान कार्य को कभी भी नहीं चुनता। धीमा समझ, ऐसा भी नहीं होता है। सोच में सटीकता और झुकाव। उसके बाद चौथा में है कि जिज्ञासा में कमी, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसकी जिज्ञासा में कभी भी कमी नहीं होता, इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। सोच में सटीकता होता है और झुकाव होता है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रतिभावान विद्यार्थी की ये विशेषता होती है। उसके बाद आगे है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रदाय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए। तो एक कक्ष में मतलब कि पढ़ाया जा रहा है, अधिगम करवाया जा रहा है, तो उसमें जो है किस तरह की अधिगम सामग्री का मतलब कि प्रस्तुतिकरण होना चाहिए आपको बताना है। पहले वस्तुओं का चित्र, फिर मूर्त वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 1। पहले बच्चों को जो है वस्तुओं का चित्र बना के दिखाना चाहिए, फिर उस चित्र के माध्यम से फिर बच्चों को जो है मूर्त चीज़ें मतलब कि प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे बच्चे को पहले चित्र में दिखाना चाहिए कि ये क्या है, आम है, तो फिर उसे जो है उसके जो है रियल मतलब कि मूर्त वस्तु फिर आम को ला के बच्चे को दिखाना चाहिए। तो पहले हो गया वस्तु का चित्र, फिर मूर्त वस्तु प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे आपका, विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए। फर्स्ट है विषय वस्तु की प्रासंगिकता, विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, उसके बाद है सहभागिता, उसके बाद है संदर्भीकरण, दूसरा है यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो इस तरह की भावना कभी भी मतलब हमें नहीं अपनाना चाहिए। तो विद्यार्थियों के बीच हम लोगों को कभी प्रतिस्पर्धा देखना ही नहीं चाहिए, उसे कंपटीशन की भाव सिखाना ही नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतःक्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं। यहाँ पे सृजन होगा।
तो आपको बताना कि निम्न में से कौन सा उपागम का यह मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास की अंतःक्रिया द्वारा नए ज्ञान का सृजन में सक्षम होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी, ऑप्शन नंबर 1 आपका ही सही है यहाँ पे। उसके बाद है निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन है कि जो अधिगम को सुसाधित मतलब कि मजबूती प्रदान नहीं करता है। जैसे पहला अनुमान लगाना, संप्रत्यय प्रतिचित्रण, उसके बाद है प्रक्रियात्मक स्थिरता। देखिए स्थिरता वाला वर्ड आया है, तो ये जो अधिगम को कभी भी सुसाधित नहीं करती, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों को सुसाधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में जो समस्या समाधान के लिए जो है उनके लिए जो है हम लोग एक अध्यापक के होने के नाते उसमें क्या करेंगे वही आपको बताना है। फर्स्ट है विद्यार्थियों की अनुमान स्वतः शोध प्रणाली के इस्तेमाल पर हतोत्साहित। देखिए हतोत्साहित बताया है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पाठ प्रदान न करना, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है प्रतिबिंबित करने का अवसर न प्रदान करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका जो पूरी तरह से देखिए पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद है जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमोन नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर जो है हट करती है। तो जल स्रोतों के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है वही आपको बताना है। तो जल स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमो जो है नल को ही सबसे बड़ा जल स्रोत मानता है और उसके लिए वह हट कर रही है। तो जल स्रोतों के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे क्या कहा जा रहा है, उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाती है। उसके बाद देखिए दूसरे भी देख लीजिए, का जो है कोई आधार नहीं है और पूरी तरह से तर्कहीन है, ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद है त्रुटिपूर्ण, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा के नकार देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। बट आपका तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, उसके अनुभव के आधार पर बने जो सरल सिद्धांत है उस चीज़ को क्या कर रहा हुआ दर्शाया जा रहा है, किसके द्वारा, सीमा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। उसके बाद है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है कथन में कि एक अध्यापक का जो यह दायित्व बनता है कि विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति पर ध्यान रखना चाहिए। कारण में कहता है कि भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। तो आपको बताना है कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम जो है किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 प्रदर्शन अभिगमन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षिका को जो है क्या करना चाहिए, किसके लिए, अधिगम हेतु सहायक माहौल मतलब कि बनाने के लिए। फर्स्ट है आपका कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में जो है लचीलेपन को टालना चाहिए। तो गलत ही हो जाएगा, लचीलेपन को यहाँ पे टालना चाहिए, इसलिए ये गलत होगा। उसके बाद है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों के जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसको जानना चाहिए और उनके प्रति जो है सम्मान रखना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना हो। जैसे फर्स्ट है अधिगम ज्ञान सर्जन या सृजन की एक सक्रिय प्रक्रिया, ये सही बात है। अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है, ये भी सही बोला जा रहा है। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, ये ऑप्शन जो है यानी कि नहीं का नहीं में हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई महत्व नहीं है, इस तरह से ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन कवर किए। तो आप लोग जो भी नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।